गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोगों ने कल से चर्चा पॉलिटी सेक्शन के ऊपर शुरू की और अपने डिस्कशन को हम लोग प्रश्नों के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ी सी गति बढ़ानी होगी। कुछ चीज़ों के लिए मैं रेफर करूंगा। जैसे एक सजेशन आया था कि CAA, NRC और NPR उनको आधार बना करके जो नागरिकता विवाद है उस नागरिकता विवाद पर चर्चा की जाए। और अगर उसके कंटेक्स्ट में मैं बात करूं तो मुझे लगता है कंप्रिहेंसिव वीडियो उस पर हमारे पड़े हुए हैं। ठीक है। और चूंकि कंप्रिहेंसिव वीडियो हमारे पड़े हुए हैं इसलिए उतना कंप्रिहेंसिव शायद अभी के क्लास में मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि एक ही टॉपिक में पता चला पूरा का पूरा क्लास निकल जाएगा। तो स्पेसिफिक नागरिकता अधिनियम पर एक प्रश्न मैं डिस्कस करूंगा और नागरिकता अधिनियम पर प्रश्न डिस्कस करते हुए मैं वो वीडियो रेफर कर दूंगा जिसके लिंक डाल दिए जाएंगे, आप उससे गुजरें। क्योंकि इस चीज को समझने की कोशिश करें। एक तो वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना मुझसे अगर पूछे तो थोड़ी सी कम लगती है एट प्रेजेंट। और दूसरी चीज कि कम से कम जिस इशू को हमने पहले कंप्रिहेंसिवली डिस्कस कर दिया है, जिसके वीडियोज यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, तो उससे सपोर्ट तो आप ले ही सकते हो, उससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसकी तुलना में बेहतर है कि हम सेडिशन लॉ के संदर्भ में जो रिसेंट डेवलपमेंट हैं हम उसको डिस्कस करें। IT एक्ट के सेक्शन 66A को लेकर जो रिसेंट डेवलपमेंट है हम उसको डिस्कस करें, जिसके कारण सेडिशन एक्ट हो या IT लॉ का, IT एक्ट का सेक्शन 66A हो जो चर्चा में आया है। तो इससे यहां से प्रश्न की भी संभावना ज्यादा बनेगी और अगर हम देखें तो इसके जरिए हम करेंट के सेक्शन को भी कवर करते चलेंगे। तो थोड़ा सा यहां पर आपके सहयोग की हमें जरूरत होगी। प्रश्न लिखें। नेक्स्ट प्रश्न, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत के वैशिष्ट का भारत के वैशिष्ट का निरूपण करते हुए बतलाइए कि वर्तमान में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
indicating the characteristics of India, indicating the characteristics of India as a secular nation. Explain what type of challenges, explain what type of challenges India is facing recently in this context. इन दिस कंटेक्स्ट, अगर हम इसके कंटेक्स्ट में देखें तो इस प्रश्न के दो पार्ट हैं। प्रश्न का पहला पार्ट, इंडिया एज अ सेक्युलर नेशन, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में भारत की जो वैशिष्ट है, इसको रेखांकित करना है। और क्वेश्चन के पार्ट 2 में चैलेंजेस बिफोर इंडिया एज ए सेक्युलर नेशन, और इसका कंटेक्स्ट होगा करेंट कंटेक्स्ट। ये प्रश्न के दोनों पार्ट हैं और प्रश्न के दोनों पार्ट को हमें रेस्पॉन्ड करना है। अगर इंडिया एज ए सेकुलर नेशन की बात करूं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि सेकुलरिज्म का कंसेप्ट इंडिया में वेस्ट से आया है, पश्चिम से आया है, और इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म जो डेवलप करता है वह कहीं न कहीं पश्चिम के प्रभाव में स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक। और इसलिए अगर आप देखें इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म से डिफरेंट है। वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में जाकर के देखेंगे तो दो कंपोनेंट दिखाई पड़ेंगे। नंबर 1, पहला कंपोनेंट जो दिखाई पड़ेगा, नो स्टेट रिलीजन, अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। और दूसरा कंपोनेंट जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में आपको दिखाई पड़ता वह है नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन रिलीजियस मैटर्स, अर्थात धार्मिक मामलों में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और अगर इस कंटेक्स्ट में मैं बात करूं आपसे तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इंडिया ने वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म से नो स्टेट रिलीजन के कंसेप्ट को तो लिया, लेकिन नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन रिलीजियस मैटर के कॉन्सेप्ट को नहीं लिया। भारत धार्मिक मामलों में अहस्तक्षेप की बजाय
कहीं ना कहीं सर्वधर्म समभाव की बात करता है, अर्थात राज्य सभी धर्मों को एक समान नजरों से देखेगा। यह दूसरा सर्वधर्म समभाव या सेकेंड कंपोनेंट है इंडियन सेकुलरिज्म का। तीसरी बात अगर मैं कहूं तो इंडियन सेकुलरिज्म रिलीजियसिटी को एक्सेप्ट करता है, धार्मिकता को यह स्वीकार करता है, धार्मिकता को नकारता नहीं। और इसीलिए इंडियन सेकुलरिज्म में देखेंगे रिलीजियसिटी के लिए स्पेस है। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां पर जो है दो चीजें, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है और कॉन्स्टिट्यूशनली फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इंश्योर किया गया है। और दूसरी चीज अगर आप देखें, प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित करने का भी प्रयास किया गया। तीसरी चीज अगर आप देखें तो स्टेट जो है वह सभी धर्मों को एक समान नजरिए से देखता है। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जरूरत पड़ने पर स्टेट रिलीजियस एक्टिविटी के लिए ग्रांट और असिस्टेंस भी उपलब्ध करवाता है। जैसे अमरनाथ यात्रा के लिए हिंदुओं को सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती, तो कुछ समय पहले तक आप देखेंगे हज सब्सिडी मुसलमानों के लिए उपलब्ध करवाई जाती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे इतर जाकर के देखें तो इंडियन सेकुलरिज्म के मॉडल में इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट की बात की गई है। और इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट के दो स्पेसिफिक कंटेक्स्ट हैं, पब्लिक हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, इसके मद्देनजर राज्य जरूरत पड़ने पर इंटरफेयर कर सकता है। प्रोग्रेसिव सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा, ऐसा हुआ क्यों? तो दो चीजों को ध्यान में रखें, बहुत डिटेल में जाने के स्कोप नहीं है। पहली चीज इस बात को ध्यान रखें कि इंडियन सोसाइटी मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। और मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चरल सोसाइटी में वेरियस रिलीजियस कम्युनिटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्थिति पैदा हो सकती है, उस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। और जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्थिति पैदा होगी विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच, तो यह स्थिति पब्लिक ऑर्डर के लिए चैलेंजेस क्रिएट करेगी, पब्लिक ऑर्डर के मेंटेनेंस को मुश्किल बनाएगी। और ऐसी स्थिति में बिना राज्य के इंटरफेरेंस के सुनिश्चित किए पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना मुश्किल होगा। दूसरा कंटेक्स्ट अगर देखें तो दूसरा कंटेक्स्ट एंटी कॉलोनियल यूनाइटेड फ्रंट का निर्माण तब तक संभव नहीं था जब तक कि हर रिलीजियस कम्युनिटी की जो रिलीजियस कल्चरल आइडेंटिटी थी उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने का प्रयास नहीं किया जाता। विभिन्न धार्मिक समुदायों की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित और संवर्धित करने की कोशिश नहीं की जाती। और रिलीजियसली उनको इसके लिए स्पेस उपलब्ध करवाता है, उनकी रिलीजियस कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है।
अब अगर इस परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें, तीसरा कंटेक्स्ट जो मैं कहना चाहूंगा, इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और कम्युनलिज्म, पार्टीशन, और पार्टीशन के ट्रेजेडी के बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे मेजॉरिटी के कम्युनलिज्म को चेक किया जाए, बहुसंख्यक सांप्रदायिकता पर अंकुश लगाया जाए, और माइनॉरिटी के भीतर सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर जो कंसर्न है उस कंसर्न को रिजॉल्व कैसे किया जाए, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कैसे उनमें डेवलप किया जाए, ताकि उनको यह महसूस हो कि यह हमारा ही देश है, और बिना उनके रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट किए, प्रोटेक्ट किए, प्रिजर्व किए, प्रमोट किए, ऐसा कर पाना संभव नहीं था। तो एक तो कंटेक्स्ट इंडिया एज ए सेकुलर नेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर जो इमर्ज करते हैं उनमें इन बिंदुओं की चर्चा करें, और उसमें हम कहें कि थोड़ा सा थ्योरी और प्रैक्टिसेस के बीच थोड़े से गैप हैं, गैप नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस गैप के बावजूद एज ए सेकुलर नेशन इंडिया के क्रेडेंशियल को डिनाई नहीं किया जा सकता, रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। प्रश्न का सेकेंड पार्ट है, करेंटली इन करेंट कंटेक्स्ट चैलेंजेस बिफोर इंडिया एज ए सेकुलर नेशन। ये चैलेंजेज भारत के सामने जो है वह किस कंटेक्स्ट का है? यह चैलेंजेज है रेडिकलाइजेशन ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, हाल के वर्षों में अगर आप देखें तो रेडिकलाइजेशन की इस प्रक्रिया को, विभिन्न धार्मिक समूहों के रेडिकलाइजेशन की इस प्रक्रिया को तेज होते देखा जा सकता। दूसरा बड़ा चैलेंज जो करेंटली इंडिया के सामने इमर्ज कर रहा है वह दूसरा बड़ा चैलेंजेस क्या है? कम्युनलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। एक और धार्मिक समुदायों में रेडिकल सोच, धार्मिक समुदाय रेडिकल सोच की ओर बढ़ रहे हैं। धार्मिक रूढ़िवाद और धार्मिक कट्टरता के प्रति उनका रुझान बढ़ रहा है। दूसरी ओर अगर आप देखें इसकी पृष्ठभूमि में सोसाइटी, भारतीय समाज और राजनीति के कम्युनलाइजेशन की प्रक्रिया को तेज होते देखा जा सकता। तीसरा कंटेक्स्ट जो यहां पर इमर्ज करता हुआ आता, वह तीसरा कंटेक्स्ट इमर्ज करता हुआ आता वह क्या है? वह है बायसनेस ऑफ पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट। जो राजनीतिक
संस्थाएं हैं, जो राजनीतिक तंत्र हैं, उन राजनीतिक तंत्रों में भी आपको रिलीजियस कम्युनल बायसनेस, धार्मिक सांप्रदायिक पूर्वाग्रह मौजूद दिखाई पड़ेगा। और अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो आप क्या पाते? तो इसके कंटेक्स्ट में आप देखने पर यह पाते हैं कि किसी के लिए सेकुलरिज्म का मतलब जो है, किसी के लिए सेकुलरिज्म का मतलब जो है अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम्स है, और किसी के लिए आइडिया ऑफ इंडिया जो है, आइडिया ऑफ नेशन जो है, आइडिया ऑफ हिंदू नेशन है, आइडिया ऑफ हिंदू इंडिया है। तो कहीं ना कहीं, और इसके कारण अगर देखें पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के इस बायसनेस के कारण स्टेट के नेचर और बिहेवियर में भी आपको स्टेट के नेचर एंड बिहेवियर ऑफ स्टेट, स्टेट का नेचर और बिहेवियर भी जो है वह चेंज होता दिखाई पड़ता। कंटेक्स्ट में एक और बिंदु जो मैं इंडिकेट करना चाहूंगा वह क्या है? इंक्रीजिंग इंटॉलरेंस और राइजिंग इंटॉलरेंस, बढ़ती हुई असहिष्णुता। नहीं, आप देखें काउ स्लॉटरिंग को लेकर के जो विवाद उभर करके सामने आ रहा, मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं उभर करके सामने आ रही, लव जिहाद के जो मसले उभर करके आ रहे, कन्वर्जन के जो इशूज, मतलब आप देखेंगे कि कहीं न कहीं जानबूझकर ऐसे कंटेंशियस इशू को उठाया जा रहा है, ऐसे विवादित मसलों को पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा उठाया जा रहा है, जो कहीं न कहीं रिलीजियस कम्युनिटी के बीच रिफ्ट को ब्रीच करने की बजाय रिलीजियस कम्युनिटी के बीच के रिफ्ट को, धार्मिक समुदायों के बीच जो अंतराल है उस अंतराल को गहराने का काम करते, उनके मतभेद जो हैं उन मतभेदों को गहराने का काम करते, जिसके कारण अगर आप देखें सोशियो रिलीजियस हार्मोनी एडवर्सली प्रभावित हो रही है। स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रोच ऐसी घटनाओं के प्रति आप देखेंगे वह सॉफ्टली ऐसी घटनाओं को हैंडल कर रही है, जबकि उसको स्ट्रिक्टली हैंडल करना चाहिए। आप अगर देखें स्टेट के द्वारा जिस तरह से कंटेंशियस इशू को उठाया जा रहा, चाहे कन्वर्जन लॉ को लेकर के मसला हो, चाहे सीए, एनआरसी, एनपीआर को लेकर के मसले हो, चाहे तुरंत ट्रिपल तलाक को लेकर के जो मसले हो, चाहे अगर आप जाकर के देखें तो आप पाएंगे हाजी अली दरगाह, सबरीमाला और शनि सिग्नापुर मंदिर, इन पर स्टेट के अप्रोचेज को देखें, कंसिस्टेंसी का अभाव दिखाई पड़ेगा। जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट हाजी अली दरगाह के फैसले के समर्थन में है, वही सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से संबंधित अदालत के जो निर्णय है वह उसके अगेंस्ट है, और वह उसके अगेंस्ट जो है सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। और इस पूरे के पूरे गेम में अगर आप जाकर के देखें तो कहीं न कहीं मीडिया भी प्रोएक्टिवली रोल प्ले कर रही है इंडियन सोसाइटी और इंडियन पॉलिटिक्स के कम्युनलाइजेशन में, और कहीं न कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस सिचुएशन को प्रॉपरली रेस्पॉन्ड करते हुए नहीं दिखाई कर रही है। जो प्रॉपर रिस्पॉन्स अदालत की ओर से मिलना चाहिए, कहीं न कहीं वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा।
और अगर आप देखें यह वह बैकग्राउंड में है, यह वह बैकग्राउंड है जिस बैकग्राउंड में इंडियन स्टेट के सेकुलर नेचर और कैरेक्टर को लेकर के हाल के वर्षों में लगातार प्रश्न उठे हैं और भारत की सेकुलर नेशन के रूप में छवि जो है वह कहीं न कहीं धूमिल होती दिखाई पड़ रही। तो ये कंटेक्स्ट थे जिस कंटेक्स्ट में इस प्रश्न को हमें रिस्पॉन्ड करना था। अब अगर यहां से मूव करें, प्रश्न लिखें, भारत अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और यह भारतीय संघवाद की मूल समस्या। अब तक के अनुभवों और हालिया विवादों के आलोक में इस कथन पर विचार करें। इंडिया इज indestructible union of destructible state. India is indestructible union of destructible state, and this is the real problem. This is the real problem, या this is the basic problem in Indian federalism. Consider this statement. Consider this statement in the context of the experiences of India regarding this till now, as well as in the context of recent disputes.
प्रश्न को देखें और एक बार फिर से हम डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करें। प्रश्न है नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर। और क्या कहा जा रहा कि यह क्या है, तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। और इस स्टेटमेंट में देखें तो इसे भारतीय संघवाद की मूल समस्या बतलाया जा रहा। विचार हमें करना है और क्या विचार करना है, क्या वाकई यह समस्या है या फिर यह समाधान है। क्या वाकई यह समस्या है या फिर समाधान है। और दूसरा, ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक ऐसा क्यों नहीं डिस्कस करेंगे तब तक आप इसको रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में नहीं। और यह सब किसके कंटेक्स्ट में करना है, तो अब तक के जो अनुभव हैं, अब तक के अनुभव और हालिया विवाद के आलोक में। अब अगर आप देखें, डिमांड ऑफ क्वेश्चन आपके सामने है। कल जब मेरी चर्चा हो रही थी तो अपने डिस्कशन के क्रम में हमने कहा था कि इंडिया ने फेडरलिज्म के जिस मॉडल को अपनाया है, अगर आप देखें तो उसमें अमेरिकन कंपोनेंट भी हैं, उनमें कनाडियन कंपोनेंट भी हैं और उनमें ऑस्ट्रेलियन कंपोनेंट भी हैं। और अगर स्पेसिफिक इस प्रश्न के कंटेक्स्ट में बात करें तो ग्लोबली फेडरलिज्म के अमेरिकन मॉडल को आइडियल के रूप में देखा जाता, संघवाद के अमेरिकी मॉडल को आदर्श के रूप में देखा जाता। लेकिन हमने संघवाद के अमेरिकी मॉडल को नहीं अपनाया, क्योंकि संघवाद का अमेरिकी मॉडल अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ना राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है, ना संघ को राज्यों से अलग होने, राज्यों के नाम, क्षेत्र, आकार, इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार है। तो अगर हमने इंडियन फेडरलिज्म के मॉडल को अमेरिकन फेडरलिज्म के मॉडल से अलगाया, एक डिफरेंट स्वरूप प्रदान किया, तो इसका कारण था क्या? तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के समय भारत के सामने जो चुनौतियां मौजूद थी, चुनौतियां क्या थी? तो भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी
कि नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया आरंभिक चरण में थी और उस राष्ट्रीय एकीकरण के रास्ते में बड़े अवरोध थे। अवरोध क्या थे? तो जब भारत आजादी के करीब पहुंचता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से और नेहरू के निर्देशन में 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में मिलाया गया और उन देशी रियासतों के जो शासक थे उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं विघटनकारी तत्वों के उभरने की आशंका थी। क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के, रीजनल एस्पिरेशंस के इमर्ज करने की संभावनाएं थी। फोर्सेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन के इमर्ज करने की संभावना थी और इसीलिए इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर को, यूनियन को कहीं न कहीं पावरफुल बनाए जाने की जरूरत थी ताकि जरूरत पड़ने पर संघ इन विघटनकारी तत्वों, फोर्सेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रीजनल एस्पिरेशंस, जो सेपरेटिज्म की ओर जा सकता है, उसको इफेक्टिवली चेक कर सके, उस पर अंकुश लगा सके और नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए इंडिया एज ए नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंश्योर कर सके, एक राष्ट्र के रूप में भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कर सके। और इसी के मद्देनजर देखें तो इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन की परिकल्पना की गई, अविनाशी संघों की परिकल्पना की गई। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो अविनाशी संघ की परिकल्पना के जरिए क्या मैसेज देने का प्रयास किया गया? स्टेट, द इंडियन स्टेट्स विल हैव नो राइट्स, नो ऑथोरिटी भारतीय राज्यों के पास भारत से अलग होने की अधिकारिता नहीं होगी। टू मूव फॉर इट्स सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी, सॉवरेन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। कहेंगे विनाशी राज्यों के जरिए क्या मैसेज दिया गया? यहां पर देखेंगे यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, यूनियन एंड नोट फेडरेशन। इसके जरिए मैसेज क्या दिया गया? या मैसेज दिया गया कि इंडियन स्टेट, इंडियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन ऑफ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है और इसको पुष्ट, और समझौते का अगर परिणाम नहीं है, इसको पुष्ट किया गया। इंडियन स्टेट क्या है? डिस्ट्रक्टेबल। क्योंकि इंडियन स्टेट को डिस्ट्रक्टेबल बना करके आप अगर देखें तो क्या कोशिश की गई? तो इंडियन स्टेट को डिस्ट्रक्टेबल बना करके नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोसेस में जो एक मेजर कंस्ट्रेंट थे उनको दूर करने का प्रयास किया गया। जो देशी रियासतें थी उनकी जो सेपरेट आइडेंटिटी थी, उस सेपरेट आइडेंटिटी को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई, उस सेपरेट आइडेंटिटी के डिसोल्यूशन की संभावना को बरकरार रखा गया।
जो प्रिंसली स्टेट्स थे, क्योंकि बिना प्रिंसली स्टेट के सेपरेट आइडेंटिटी के डाइल्यूशन के और डिजोल्यूशन के नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। और अगर इस प्रोसेस में देखें, इस प्रोसेस में अगर आप देखें तो स्टेट फॉर्मेशन के प्रोसेस को भारत में देखेंगे तो आप यह पाएंगे स्टेट फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वह फेडरल स्पिरिट के को फॉलो नहीं करता है, संघवाद की भावनाओं को फॉलो नहीं करता है। क्यों? तो अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो अगर केंद्र संघ को भारतीय राज्यों के नाम, क्षेत्र, आकार और सीमाओं में परिवर्तन की पूरी अधिकारिता दी गई, और अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, ऐसे कोई भी प्रपोजल पार्लियामेंट, बाइकैमरल पार्लियामेंट के किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस किए जा सकते, लेकिन उसकी शर्त क्या है? इसके लिए प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज एसेंशियल, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता है। और दूसरा, राष्ट्रपति से यह अपेक्षा की गई कि वे इसके लिए परमिशन देने के पहले क्या करेंगे? वे इसे राज्य विधानसभाओं के पास भेजेंगे उनकी राय जानने के लिए, और राज्य विधानसभाओं की राय राज्य विधानसभाओं के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा स्पेसिफाइड, राष्ट्रपति के द्वारा स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में अपनी राय से अवगत करवाया जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो राय है, उसका जो ओपिनियन है, वो बाइंडिंग नहीं है यूनियन के लिए, बाध्यकारी वह नहीं है। उस राय को मानने या ना मानने के लिए वह स्वतंत्र है। तो कहने का तात्पर्य है कि राय लेने की केवल औपचारिकता पूरी करनी है। और अब तो देखेंगे ऐसे भी इंस्टांसेज हैं जिनमें राय लेने की उस औपचारिकता की भी जरूरत महसूस नहीं की गई। जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा उदाहरण बनकर आता। दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो दूसरा कंटेक्स्ट जो उभर करके आता, यदि बाद में उस प्रपोजल को मॉडिफाई किया जाता तो मॉडिफिकेशन के बाद उस प्रपोजल को दोबारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भेजे जाने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात अगर आप जाकर के देखें तो ऐसा कोई भी प्रपोजल जो है उसके लिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कैटेगरी में नहीं रखा गया। स्टेट फॉर्मेशन के लिए सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, यह आर्टिकल 368 के एम्बिट से बाहर है। तो अगर आप इस कंटेक्स्ट में देखें, इसलिए हमने कहा कि कहीं ना कहीं यह स्टेट फॉर्मेशन का प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस फेडरल स्पिरिट को फॉलो नहीं करता है। वह कहीं ना कहीं उस फेडरल स्पिरिट के अगेंस्ट जाता है। और इतने सब प्रावधान किए गए किस चीज के लिए? उस समस्या के समाधान के लिए जिस समस्या का सामना इंडियन यूनियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कर रहा था, आजादी के समय कर रहा था। अब अगर देखें, क्या इसे भारतीय संघवाद की मूल समस्या माना जा सकता है? यहां पर एक और चीज ध्यान रखेंगे, भारत में जो सोशल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी,
और यह डाइवर्सिटी जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को क्रिएट करती है, भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और भाषाई विविधता जिन विशिष्ट पहचानों को जन्म देती है और उन विशिष्ट पहचानों की जो अपेक्षाएं और आकांक्षाएं इंडियन यूनियन से हो सकती, उनके इंडियन यूनियन से जो एक्सपेक्टेशंस हो सकते, एस्पिरेशंस हो सकते, कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टेबल स्टेट के कॉन्सेप्ट के जरिए उसके लिए भी स्पेस क्रिएट करने का प्रयास किया गया और इसके जरिए इंडियन स्टेट की यूनिटी और इंटीग्रिटी को स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया गया। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो अगला जो डायमेंशन इमर्ज करता हुआ आता, अगला डायमेंशन क्या इमर्ज करता है कि क्या लाया गया इसको समाधान के लिए, लेकिन आजादी के बाद से ही इसने समस्याओं को जन्म दिया है। मैं ये क्यों कह रहा है कि आजादी के बाद से ही इसने समस्याओं को जन्म दिया? तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ने और ऐसे फ्लैक्सिबल फेडरल स्ट्रक्चर ने, जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच का बैलेंस जो है सेंटर की ओर टिल्टेड था, इसने कहीं न कहीं रीजनल एस्पिरेशंस को प्रोवोक करने का काम किया, लिंग्विस्टिक एस्पिरेशंस को प्रोवोक करने का काम किया, कल्चरल एस्पिरेशंस को प्रोवोक करने का काम किया और उस रीजनल एस्पिरेशंस को आधार बनाकर, उस कल्चरल एस्पिरेशंस को आधार बनाकर, उस लिंग्विस्टिक एस्पिरेशंस को आधार बनाकर, उस सांस्कृतिक आकांक्षा को आधार बनाकर, भाषाई आकांक्षा को आधार बनाकर, उस क्षेत्रीय आकांक्षा को आधार बनाकर जो राजनीति शुरू हुई, उस राजनीति ने कहीं न कहीं स्टेट फॉर्मेशन से जो रिलेटेड प्रोविजन थे, उस प्रोविजन को जो है उसके मिसयूज की संभावनाओं को बल प्रदान किया, अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के लिए उसका इस्तेमाल करने का प्रयास किया। और इसलिए अगर आप देखें तो हमेशा से भारत के विभिन्न हिस्सों में जो दबी हुई आकांक्षाएं हैं, जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, उन क्षेत्र के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो भाषिक सांस्कृतिक समूह कहीं न कहीं अपने लिए एप्रोप्रिएट और प्रॉपर स्पेस नहीं तलाश कर रहे, अपने लिए समुचित, पर्याप्त और समुचित स्थान जिन्हें नहीं मिल रहा, वे कहीं न कहीं नए राज्यों की मांग को लेकर के उपस्थित हो रहे। अगर आप इसके कंटेक्स्ट में देखें, अभी भी कम से कम भारत के विभिन्न हिस्सों में दर्जन भर राज्यों की मांगे हो रही हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट अगर आप जाकर के देखें तो लेटेस्ट डेवलपमेंट आंध्रा और तेलंगाना का है। विभाजन हो और विभाजन नहीं हो, आंध्र प्रदेश एकीकृत रहे या आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना का निर्माण हो, इसको लेकर के आप देखेंगे वायलेंट मूवमेंट खड़ा होता है, हिंसक विद्रोह की स्थिति पैदा होती, और राजनीति ने उस हिंसक विद्रोह में आग में घी डालने का काम किया। दूसरी ओर अगर आप जाकर के देखें, हमने कहा हालिया विवाद के आलोक में, यहां पर हालिया विवाद से इशारा किस ओर है? जम्मू कश्मीर के एक्सपीरियंसेस की ओर है। और यहां पर ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर
देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके फुल स्टेटहुड को स्नैच किया गया, पूर्ण राज्य के दर्जे को छीना गया और उसे दो केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया है। इसके पहले तक भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ था। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के क्रम में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस हैं, कहीं ना कहीं उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को भी ओवरलुक करने की बात सामने आती है। यह मसला सब जुडिस है, अदालत में विचाराधीन है और इसलिए इस मसले पर किसी भी निष्कर्षात्मक टिप्पणी से परहेज किया जाना चाहिए। लेकिन जो चीजें विजिबल हैं, इतनी चीजें तो विजिबल हैं कि जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के पहले राज्य विधानसभा की राय नहीं ली गई। राज्य विधानसभा अगर देखें तो उस समय राज्य विधानसभा जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, उसे भंग कर दिया गया था। दूसरी बात, इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर में बाइकैमरल लेजिस्लेशन है, द्विसदनीय विधानमंडल था। और ऐसी स्थिति में अगर राज्य विधानसभा अस्तित्व में नहीं है तो उस स्थिति में राज्य विधान परिषद की से राय ली जा सकती थी, क्योंकि बाइकैमरल लेजिस्लेशन में कई बार जब लोअर हाउस एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते तो लोअर हाउस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपर हाउस को सौंपी जाती। जम्मू कश्मीर के विधान परिषद की भी राय नहीं ली गई। रही बात गवर्नर की, तो गवर्नर के कंटेक्स्ट में दो बातें कहना चाहूंगा। गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं स्टेट के, लेकिन गवर्नर स्टेट के पीपुल जो हैं, राज्य के जो लोग हैं, उनके ओपिनियन को रिप्रेजेंट नहीं करते। राज्य के लोगों की राय का प्रतिनिधित्व गवर्नर नहीं करते। राज्य के लोगों की राय का प्रतिनिधित्व विधानमंडल करता है। गवर्नर सेंटर को रिप्रेजेंट करते, यूनियन को रिप्रेजेंट करते, और इसलिए गवर्नर की राय लेने की बात भी फेडरल स्पिरिट के अगेंस्ट जाता है। और इसके कंटेक्स्ट में जो लास्ट बात कहूं कि करीब करीब यह जो डेवलपमेंट हुआ, उस डेवलपमेंट के करीब करीब 40-42 घंटे पहले बाजाप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन की संभावनाओं को खारिज किया और उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनके पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आया। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो ये वे कंटेक्स्ट, इसलिए आप इस प्रश्न को रिस्पॉन्ड करते हुए जो है आप इस कंक्लूजन से एग्री करने की संभावना कम है कि यही भारतीय संघवाद की मूल समस्या है। यह देखने का नजरिया है, जो इसे इन प्रावधानों को सॉल्यूशन के रूप में देखता है या प्रॉब्लम के रूप में देखता। कई बार ये प्रॉब्लम के रूप में आते और कई बार ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में आते। तो ये वे कंटेक्स्ट थे जिस कंटेक्स्ट में इस प्रश्न को रिस्पॉन्ड करने की जरूरत थी। आगे बढ़े।
प्रश्न लिखेंगे। हाल के वर्षों में भारत में नागरिकता के प्रश्न ने विवादों को जन्म दिया है। और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज एवं राजनीति के सांप्रदायिकरण की प्रक्रिया तेज हुई। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर एनआरसी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करें। In the recent years, in the recent years, in the recent years, the questions related to citizenship, has created tensions in India, has created tensions in India.
and it has accelerated the process of communalization of Indian society and politics. Critically examine this statement in the light of Citizenship Amendment Act 2019, NRC and NPR. अगर हम इसके कंटेक्स्ट में देखें तो पहला है सिटीजनशिप डिबेट, दूसरा हाउ इट इज leading towards communalization of Indian politics and society. और इसी के पर्सपेक्टिव में हम कंक्लूजन की दिशा में बढ़ेंगे। जब सिटीजनशिप डिबेट करें तो सवाल यह उठता, व्हाई अगर CAA, अगर NRC, अगर NPR इसकी बात की जा रही, तो इसकी बात क्यों की जा रही है और यह विवाद को क्यों जन्म दे रहा है? बेसिकली अब मैं इस डिमांड ऑफ क्वेश्चन आपके सामने है। बेसिकली अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भारत कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को फेस कर रहा है। उत्तर पूर्व में भारत जटिल चुनौतियों का सामना कर रहा है और उन जटिल चुनौतियों के मूल में क्या है, यहां पर ध्यान रखेंगे। ये जो मैं चर्चा कर रहा 2 से 3 लाइन में आपको निपटाना है, इससे आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि ये जो हैं, अगर मैं कहूं ये रिस्पॉन्सिंग टू दोज कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, ये उन जटिल चुनौतियों के रिस्पॉन्स है। उसके मूल में
मौजूद हैं इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों की समस्या। और अगर आप देखें तो राजनीति इस समस्या को जटिल बना रही है, क्योंकि अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों की समस्या ऐसा नहीं है कि केवल वह सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल फ्रंट पर कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रही है, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक स्तर पर जटिलता को बढ़ा रही है, बल्कि यह कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी यह चैलेंजेस बनकर के सामने आई है। क्योंकि इसके कारण अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में, असम को ले लें, त्रिपुरा को ले लें, डेमोग्राफिक चेंजेस जो वहां पर हो रहे हैं और जो वहां के मूल निवासी हैं वो कहीं ना कहीं जो है माइनॉरिटी में तब्दील या तो तब्दील हो चुके हैं या उनके माइनॉरिटी में तब्दील होने की संभावना है, और जो आउटसाइडर हैं वो मेजॉरिटी में हैं। इसने डिस्टिंक्ट लिंग्विस्टिक कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर के जो है फियर को जन्म दिया है। कहीं ना कहीं अपने ही इंडिजीनियस लैंड में वे आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, मैंने क्यों कहा राजनीति उसको जटिल बना रही है, तो इसका संबंध वहां पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जुड़ चुका है। जब कांग्रेस की सरकारें थी तो कांग्रेस की सरकारों ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स में अपर हैंड इंश्योर करने के लिए, एडवांटेजियस पोजीशन को इंश्योर करने के लिए उन इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को जो है लीगल डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाए, इसको प्रमोशन दिया गया। और आज के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो आज के कंटेक्स्ट में यही काम करंट रूलिंग पार्टी करती दिखाई पड़ रही है, कम्युनल पोलराइजेशन के जरिए। अब इशू पर मैं आता, सीए मसला क्यों है? तो सीए मसला इसलिए है क्योंकि इसमें सिटीजनशिप को रिलीजियस आइडेंटिटी से लिंक किया गया है। सिटीजनशिप के जो क्राइटेरिया हैं उसको यह रिडिफाइन करता और कट ऑफ डेट को चेंज करता है। अर्लियर कट ऑफ डेट 24 मार्च 1971 था, उस कट ऑफ डेट को यह 31 मार्च 2014 करता है। दूसरा, नेचुरलाइजेशन के जरिए जो सिटीजनशिप मिलती थी उसके लिए मिनिमम टाइम पीरियड जो प्रेस्क्राइब्ड था वह 11 साल था। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, फॉरेन एक्ट 1946 में अमेंडमेंट के जरिए और पासपोर्ट एक्ट 1920 में अमेंडमेंट के जरिए उसके प्रोविजन को डाइल्यूट करता है और कुछ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में नेचुरलाइजेशन के जरिए सिटीजनशिप के प्रोविजन को उदार बनाता है। 14 साल 11 साल से कम करके उसको 6 साल करता है। और तीसरा कि यह सुविधा सिटीजनशिप रिलेटेड प्रोविजन को जो उदार बनाया गया है, मॉडरेट बनाया गया है, उसका लाभ केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी को मिलेगा। तो अब जो ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट कि सेकुलरिज्म को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है और यह सेकुलर स्पिरिट के अगेंस्ट है, रिलीजियस आइडेंटिटी को सिटीजनशिप से लिंक करना।
दूसरा अगर आप देखें तो यह जो है वह कहीं न कहीं फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। आर्टिकल 14 को, जो विधि के समक्ष समता की बात करता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ की बात करता और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की बात करता। आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 29। क्योंकि सवाल यह हो उठता कि इसके पीछे फ्लॉड सोच है। फंडामेंटल राइट केवल देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं है, विदेशियों को भी प्राप्त है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो कट ऑफ डेट जो चेंज किए गए, मतलब यह 24 मार्च 1971 के बाद और 31 दिसंबर 2014 तक भारत में जो अवैध घुसपैठ हुआ, जो इलीगल माइग्रेशन हुआ है, अगर उसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, अब उनको कैटेगराइज किया जाएगा। अगर वह मुस्लिम हैं तो उनको यहां की सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती। अगर वो नॉन मुस्लिम हैं, इन 3 देशों से आने वाले, तभी उनको सिटीजनशिप दी जा सकती। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो इंडिजीनियस कम्युनिटी के जिस कंसर्न को रिजॉल्व करने के लिए इस दिशा में पहल की गई, यह उनके कंसर्न को रिजॉल्व नहीं करता, बल्कि यह उनके कंसर्न को और ज्यादा बढ़ाता है। क्योंकि अल्टीमेटली इलीगल माइग्रेंट इमिग्रेंट्स को आप मुस्लिम नॉन मुस्लिम के आधार पर डिफ्रेंशिएट करके नॉन मुस्लिम को यहां की सिटीजनशिप दे रहे हैं, तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर तो तब भी चेंज कर रहा है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो सीए के बाद एनआरसी की बात है। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप को डेवलप करने की आवश्यकता है। और एनआरसी क्या करता है? एनआरसी हमसे आपसे यह एक्सपेक्ट करता है कि हम वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट जो कैटेगराइज किया गया है उनको हम जमा करें और एनआरसी में अपना नाम रजिस्टर करवावें। सवाल यह उठता कि भारत जैसे देश में जहां शिक्षा और जागरूकता का जो स्तर है, जहां पर सिर ढकने के लिए छत नहीं है, वहां पर ये वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट कहां से आएंगे? दूसरा प्रश्न यहां पर उठता कि कम से कम असम के एनआरसी के एक्सपीरियंसेस को तो ध्यान में रखा जाता। और असम के एनआरसी का एक्सपीरियंस क्या है? एनआरसी का फाइनल लिस्ट जो आया है उसमें 19 लाख लोग बाहर रह गए। और 19 लाख लोग में देखेंगे, 19 लाख लोगों में जाकर के देखें तो करीब करीब 14 लाख लोग जो हैं वो हिंदू हैं, 5 लाख मुसलमान हैं। तीसरा प्रश्न जो यहां पर उभर करके सामने आता कि जिस तरीके से असम में एनआरसी की प्रक्रिया चली, जिस आर्बिट्ररी मैनर में एनआरसी के प्रोसेस में शामिल ऑफिशियल्स ने बिहेव किया है मनमाने तरीके से, और इस क्रम में जो रिलीजियस कम्युनल बायसनेस वहां पर रिफ्लेक्ट हुआ। और यह बात मैं नहीं कह रहा, ये बातें जो हैं विभिन्न सिविल सोसाइटी से संबद्ध संगठनों के द्वारा भी उठाई गई और यह मसला कोर्ट तक भी पहुंचा है। लगातार बाद में जब यह मसला गरमाया तो यह कहा गया कि दोनों को कनेक्ट नहीं किया जाए, सीए एनआरसी को, जबकि हमारे होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में
ना केवल सीए और एनआरसी को कनेक्ट किया, बल्कि एनपीआर को, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को, इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी बतलाया। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखा जाए तो एनपीआर में जो डाटाबेस मांगा जा रहा था, उस डाटाबेस में माता पिता की जन्म तिथि, माता पिता के जन्म स्थान और माता पिता के ओरिजिनेशन के बारे में जो सूचनाएं मांगी गई और ये किए गए, जिसको बाद में, आरंभ में यह एसेंशियल था, बाद में उसको विवादों के आलोक में उसको ऑप्शनल बना दिया गया। तो अगर इस पूरे के पूरे प्रश्न के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो कहीं ना कहीं जो है, चाहे सीए का मुद्दा हो, चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे एनपीआर का मुद्दा, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी, जो इनके विरोध में हैं वो भी, कहीं ना कहीं जो जेन्युइन कंसर्न थे, जो रियल इशू थे, जेन्युइन कंसर्न और रियल इशू को ओवरलुक करते हुए अगर आप देखें तो आप क्या पाएंगे? जेन्युइन कंसर्न और रियल इशू को ओवरलुक करते हुए जो है वो कहीं ना कहीं जो है पूरे के पूरे मसले का पॉलिटिसाइजेशन हुआ, कम्युनलाइजेशन हुआ। और आज के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, यह इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन सोसाइटी के कम्युनलाइजेशन के एक मसले के रूप में तब्दील हो चुका है। आप अगर देखें ना, इससे इंडिजीनियस खुश है, असम मूल के लोग इससे खुश है, क्योंकि इसने असमी गैर असमी के विभाजन को गहराने का काम किया। इसने बंगालियों को विभाजित किया कम्युनली, इसने बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को कम्युनल लेवल पर बांटने की कोशिश की। और असम के अंदर देखें, ब्रह्मपुत्रा वैली और बराक वैली के बीच जो डिवीजन है वह शार्प होता चला गया। बराक वैली में जो माइनॉरिटी हिंदू थे उनको यह मैसेज दिया गया, या मैसेज दिया गया सीए के जरिए कि यह उनके वैली में उनके पोजीशन को स्ट्रेंथन करेगा, वोट बैंक की पॉलिटिक्स में उनकी अहमियत बढ़ेगी। और ब्रह्मपुत्रा में ब्रह्मपुत्र घाटी में जहां गैर असमी डोमिनेट करते थे, वहां पर असमियों के बीच यह निगेटिव मैसेज गया कि यह कहीं ना कहीं उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के बजाय यह उस प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है। यहां पर इस चीज को ध्यान रखेंगे कि यह कट ऑफ डेट जो है असम एग्रीमेंट को भी वायलेट करता है। असम एग्रीमेंट जो भारत सरकार और वहां असम के मूल निवासी असमी लोगों के बीच संपन्न हुआ था, जिसमें भारत सरकार की ओर से यह इंश्योर किया गया था, उनके इंटरेस्ट को, उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्शन का एश्योरेंस दिया गया असम एग्रीमेंट के टर्म एंड कंडीशन के माध्यम से। यह उसको भी वायलेट करता, और इस तरीके से देखें तो यह एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रूप में सामने आता। तो कहीं ना कहीं ये चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं, प्रॉब्लमेटिक नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। और इसलिए पिछले प्रश्न में हमने एक बात कही थी, वह यह कि सुप्रीम कोर्ट जो है जो सेकुलर कंसर्न है, उन सेकुलर कंसर्न को प्रॉपरली रेस्पॉन्ड कर पाने में असमर्थ है। मतलब ऐसे संवेदनशील मसले को जितनी तत्परता से रेस्पॉन्ड किया जाना चाहिए था, उतनी तत्परता से सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और यह चिंतनीय है, क्योंकि भारत ने अखिल भारतीय स्तर पर आप देखें, एंटी सीए, एंटी एनआरसी, एंटी एनपीआर आंदोलन देखें, इसने पूरे के पूरे भारत के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को
टेंस बनाने का काम किया, सोशियो कम्युनल हार्मोनी को इसने चैलेंज किया। तो ये वे कंटेक्स्ट थे जिस कंटेक्स्ट में इस प्रश्न को रिस्पॉन्ड किए जाने की जरूरत थी। तो ये रिजॉल्व किया जाना चाहिए जो कंसर्न है, नहीं किया जाना चाहिए ये बात नहीं। और इस पूरे प्रकरण में एक और बात ध्यान रखेंगे, सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जो एनआरसी के दायरे में नहीं है, जो एनआरसी के दायरे में नहीं है, जो एनआरसी से बाहर रह जाते, उनका क्या किया जाएगा। डिटेंशन कैंप में रखेंगे, कितने दिनों तक रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, डिटेंशन कैंप में रखना, परसेंटेज आप असम के हिसाब से परसेंटेज इसको देख लें, क्या फिनेंशियली फिजिबल होगा। और तीसरा, वापस भेजने को तो विकल्प ही नहीं है भारत के पास, क्योंकि इस पूरे के पूरे विवाद में भारत सरकार ने बांग्लादेश को यह एश्योर करने की कोशिश की कि यह इंडिया का इंटरनल कंसर्न है, इससे बांग्लादेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा, भारत बांग्लादेश का संबंध प्रभावित नहीं होगा, बांग्लादेश को इसको लेकर के चिंतित नहीं होना चाहिए। और अगर बांग्लादेश चिंतित ही ना हो तो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का होगा क्या। यह लार्जर कंसर्न है जिस लार्जर कंसर्न को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रश्न पहले डिस्कस कर लें, फिर हम लोग आईटी एक्ट के 66A और सेडिशन एक्ट को अलग अलग डिस्कस करेंगे, क्योंकि पॉलिटी में भी और करेंट में भी वहां से पूछे जाने की संभावना बनती है। यद्यपि अभिव्यक्ति की आजादी पूर्ण एवं निरपेक्ष नहीं है, पर इसके प्रति सरकार एवं प्रशासन एवं प्रशासन का हालिया रवैया चिंतित करने वाला है। टिप्पणी करें। दो, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट, the recent approaches of government and administration towards freedom of speech
is worrisome. Sorry. Is worrisome. कमेंट यहां पर देखें, प्रश्न के दो पार्ट हैं। प्रश्न का पहला पार्ट क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच नॉट एब्सोल्यूट। और दूसरा क्या है? गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोचेस टुवर्ड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। Approaches towards RTI and CIC SIC Central Information Commission, State Information Commission। नहीं, अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मिसयूज ऑफ डिफेमेशन लॉ, नहीं, अगर हम देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में क्यों हमने कहा यह एब्सोल्यूट नहीं है? इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात करती है। और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की चर्चा आर्टिकल 19(2) में है, जबकि फ्रीडम ऑफ स्पीच की चर्चा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) में है। और अगर आप देखें, इस फ्रीडम ऑफ स्पीच की मैं बात करूं, अगर इस फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करूं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या करता है? क्रिएट्स स्पेस फॉर
dissent creates space for dissent, differences and dialogue. डिसेंट, डिफरेंसेज एंड डायलॉग, असहमति के लिए, मतभेद के लिए और संवाद के लिए यह स्पेस क्रिएट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। और इसीलिए अगर आप जाकर के देखें जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है, अदालती व्याख्या क्या है, राइट टू नो, अर्थात फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड्स राइट टू नो, जानने का अधिकार भी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत समाहित है। क्योंकि बिना जानने के अधिकार के फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो यह डिसेंट या डिफरेंसेज या डायलॉग जो है ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है। यह ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, अगर यह ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है, अगर यह डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है, तो ऐसी कोई भी कोशिश जो डिसेंट को हतोत्साहित करती है, ऐसी कोई भी कोशिश जो डिफरेंसेस को हतोत्साहित करती है, ऐसी कोई भी कोशिश जो डायलॉग को हतोत्साहित करती है, वो डेमोक्रेसी को वीकेंड करने का काम करेगी, लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करेगी। हां, यह जरूरी है कि यह रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन से, युक्तियुक्त निर्बंधनों से परे नहीं है। यहां पर इस चीज को जानने की जरूरत है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, प्रश्न यहां से भी पूछे जाए। अमर्यादित स्वतंत्रता, स्वच्छंदता की ओर अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के कारण इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट प्रभावित हो सकता है, राज्य के में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति प्रभावित हो सकती है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के कारण इंटरनेशनल फ्रेंडशिप और हार्मोनी ट्रीटी एडवर्सली प्रभावित हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री और सद्भाव पर इसका मतलब एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के कारण पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी प्रभावित होती, अर्थात लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था की स्थिति अगर प्रभावित होती है, लोक नैतिकता की स्थिति प्रभावित होती है, और अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के कारण जो है वह डिसेंसी प्रभावित होती, सदाचरण प्रभावित होता हुआ आता, तो ऐसी स्थिति में देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और जिन 5 आधारों की चर्चा आर्टिकल 19(2) में की गई है, इन्हीं 5 बेसिस पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता। अदर देन दैट आप जाएं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, न्यायिक अवमानना आगे अगर बढ़े तो मानहानि, आगे अगर बढ़े हिंसा की उत्प्रेरणा, इसके आधार पर उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता। लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन
आर्बिट्ररी मैनर में नहीं आरोपित किए जा सकते, इंपोज किए जा सकते, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इंपोज किए जा रहे हैं, अगर आप जाकर के देखें तो उसकी व्याख्या लिमिटेड सेंस में की जाएगी। और लिमिटेड सेंस में व्याख्या की जाएगी का मतलब यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को उन्हीं आधारों पर रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता जिसकी चर्चा आर्टिकल 19(2) में की गई है, किसी न्यू बेसिस पर रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, फ्रीडम ऑफ स्पीच को अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच को अगर किसी नए आधार पर रेस्ट्रिक्ट किया जाना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और उस नए आधार को इनकॉर्पोरेट करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, तब जाकर के उस आधार पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता। अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो तीसरी चीज इस चीज को ध्यान में रखने की है जरूरत है कि यह जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की समीक्षा न्यायपालिका के द्वारा की जा सकती है, अदालत के द्वारा की जा सकती है। अदालत इस बात की जांच की जा सकती है कि जो प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं वे युक्त हैं या नहीं हैं, ये उचित हैं या उचित नहीं है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, लेकिन आज के कंटेक्स्ट में क्या हो रहा, आज के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो इसने सरकार बनाम सिविल सोसाइटी, सरकार बनाम नागरिक का रूप ले लिया है। आज के कंटेक्स्ट में देखें, और यह चीज ध्यान रखेंगे, मैं किसी से एक सरकार की बात नहीं कर रहा, केंद्र में भले बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार हो, लेकिन राज्यों में तो हर दल की सरकारें हैं। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें, चाहे सेडिशन एक्ट की बात करें, चाहे सेडिशन एक्ट की बात करें, चाहे सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट की बात करें, चाहे यूएपीए वापा की बात करें, चाहे आरटीआई एक्ट, सीआईसी, एसआईसी के प्रति स्टेट गवर्नमेंट के नजरिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के नजरिए की बात करें, चाहे जुडिशियरी के नजरिए की बात करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर के, जिस तरीके से प्रशांत भूषण से लेकर कुणाल कामरा तक के प्रकरण में जुडिशियरी ने अपने क्रिटिसिज्म को लेकर जिस प्रकार के इंटॉलरेंस को उसने रिफ्लेक्ट किया है, चाहे मिसयूज ऑफ डिफेमेशन लॉ की बात करें, कोई किसी भी दल की सरकार हो, उनके द्वारा क्रिटिसिज्म को, वैलिड क्रिटिसिज्म को डिमोट करने के लिए इन तमाम प्रावधानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब वैलिड क्रिटिसिज्म को, जो डिसेंट को दर्शाते, जो डिफरेंसेस को दर्शाते हैं, उनको सेडिशन क्राइम अगेंस्ट स्टेट का फॉर्म दिया जा रहा है। और ये रवैया जो है वो पूरे के पूरे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का दिखाई पड़ता, सरकारों का दिखाई पड़ता, केंद्र और राज्य सरकारों का दिखाई पड़ता, अदर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का दिखाई पड़ता है। और निश्चित तौर पर जबकि होना यह चाहिए कि सोसाइटी जैसे जैसे ग्रो करती, सोसाइटी के ग्रो करने के साथ फ्रीडम के लिए स्पेस बढ़ता चला जाता, आजादी के मायने बदलते चले जाते, अधिकारों का दायरा विस्तृत होता चला जाता। लेकिन किस दिशा में एज ए नेशन इंडिया ग्रो कर रहा है कि जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, हमारी आजादी, हमारे अधिकारों को सीमित करने की कोशिशें तेज हो रही। हर वह व्यक्ति जो सरकार से असहमत है, जो प्रशासन से असहमत है, उस असहमति को दबाने की कोशिश होती, उस डिसेंट को दबाने की कोशिश होती। बिहार सरकार के द्वारा जो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया, आप उससे परिचित होंगे। 22 जनवरी को
एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया और कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी मिनिस्टर की अगर आलोचना की जाएगी, सांसद की आलोचना की जाएगी, विधायक या सरकारी अफसर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जाएगी तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिए जाएंगे। और यह आपत्तिजनक टिप्पणी क्या होगी, यह आपत्तिजनक टिप्पणी क्या होगी वो सरकार और प्रशासन निर्धारित करेगी। क्योंकि हो सकता है जो कमेंट किसी को आपत्तिजनक लगे दूसरे को आपत्तिजनक नहीं लगे। इसी आधार पर तो मैं चर्चा करूंगा कल। इसी आधार पर तो सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट 2000 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था, नल एंड वॉइड घोषित किया था। तो ये वे कंटेक्स हैं जिस कंटेक्स में इस प्रश्न को रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है। तो आज की चर्चा को यहीं तक रहने दें, कल फिर हम बचे हुए पार्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न ग्रुप में पहले डाल देंगे, कल वापा को भी डिस्कस किया जाएगा।